तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, जोहार। देखिए, पॉलिटिकल साइंस ये सेमेस्टर 7 का पहला पेपर है। सेमेस्टर 7 में आपके 5 पेपर होंगे। मेजर पेपर 16, 17, 18, 19, ठीक, और एक माइनर पेपर। ठीक है, ये 7 पेपर होंगे। और सातों का मैं 5 पेपर होंगे। तो ये पाँचों पेपर में से मैं कोशिश करूँगा पाँचों का क्लास लेने का। आज मेजर पेपर 16 का ले रहा हूँ। अभी मेरा भी एग्ज़ाम चल रहा है, 22 तक चलेगा, उसके बाद फ्री हो जाऊँगा, तो आप लोग का क्लास ले लूँगा। ठीक है। और सारा पीडीएफ अगर आपको चाहिए एक साथ, तो आपको ज्ञान सागर ऐप इंस्टॉल करना होगा। ज्ञान सागर ऐप का जो लिंक है ना दोस्त, आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आपको रांची यूनिवर्सिटी का कोर्स खरीदने होगा। ठीक है, जो लोग खरीदे हैं आप सबको मालूम होगा, और जो लोग नहीं खरीदे हैं उन लोग देख लीजिएगा। और पांचों पेपर का आपका इंटरनल भी होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो इस पेपर में हम लोग पढ़ने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग गांधी, यानी कि महात्मा गांधी को समझना है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग गांधी। गांधी बोले तो बापू, जिसने अंग्रेजों की वाट लगा दी थी। ठीक है, कौन है गांधी? गांधी बोले तो बापू, जिसने अंग्रेजों की वाट लगा दी थी ना। ऐसा ही बोलिएगा, बिल्कुल। तो देखिए, महात्मा गांधी के बारे में यहाँ पे आपको टोटल 6 चीज़ें पढ़नी है। पढ़ना है सोर्स ऑफ गांधीयन थॉट, यानी कि महात्मा गांधी के जो विचार हैं वो हमें कहाँ से जानने को मिलते हैं, तो किताबों से पढ़ के। ठीक है, महात्मा गांधी ने 2 गो प्रसिद्ध प्रसिद्ध बुक लिखा है। ठीक है, एक बुक लिखा है हिंद स्वराज। क्या लिखा है? हिंद स्वराज। हिंद स्वराज, हिंद मतलब भारत, ठीक, स्वराज मतलब अपना राज्य। ठीक है, यानी कि भारत पे अपना राज्य। दूसरा लिखा है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माय एक्सपेरिमेंट, मेरा प्रयोग, विथ ट्रूथ, सत्य के साथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ठीक, और हिंद स्वराज, ये 2 किताब महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। तो इन किताबों से हमें महात्मा गांधी के विचारों के बारे में जानने को मिलता है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, अभी मैं क्लास लूँगा, ये सब पढ़ाऊँगा अभी। पहले सिलेबस को समझते हैं। दूसरा है ट्रूथ, ठीक, यानी कि सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह। महात्मा गांधी के 3 बंदर थे। ठीक है, बुरा देखो नहीं, बुरा सुनो नहीं, बुरा कहो नहीं, तो वही इस पे आधारित है। ट्रूथ, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह। सत्य मतलब हमेशा सही बोलो। अहिंसा मतलब किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मत करो, अहिंसा मत फैलाओ। और सत्याग्रह यानी कि अगर आपके साथ कोई गलत करता है तो आप कोर्ट का सहारा लीजिए। ठीक है, यह है सत्याग्रह। अब देख लेते हैं यहाँ पे, तो यूनिट 2, गांधी एंड ग्राम स्वराज। महात्मा गांधी और ग्राम स्वराज के बारे में जानना है। महात्मा गांधी, ग्राम स्वराज। ग्राम मतलब गांव। महात्मा गांधी एक बात बोलते थे कि भारत की आत्मा ना गाँव में बसती है। क्या बोलते थे? भारत की आत्मा गाँव में बसती है। इस सब वर्ड को अगर आप एग्जाम में लिखिएगा ना कोटेशन करके, तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, बोल्ड कलर में। ठीक है, स्वराज मतलब अपना राज्य। अभी मैंने बताया स्वराज, राज्य मतलब अपना शासन। ठीक है, स्वराज मतलब अपना शासन, स्वयं का शासन। गांधी एंड क्या है, तो ट्रूथशिप। गांधी और सॉरी ट्रस्टीशिप है यार। ट्रस्ट मतलब होता है विश्वास करना। ठीक है, तो महात्मा गांधी और विश्वसनीयता के बारे में जानना है। फिर हम लोग जानेंगे यूनिट 3, जिसमें गांधी ऑन वुमेन। महात्मा गांधी महिलाओं के बारे में क्या सोचते थे। ठीक है, महात्मा गांधी का विवाह जो है, जब महात्मा गांधी की उम्र 13 वर्ष थी, उस समय महात्मा गांधी की वाइफ की उम्र था 14 वर्ष। नाम था कस्तूरबा गांधी। भारत में जितने भी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बने हैं वो महात्मा गांधी के वाइफ के नाम पे रखा गया है। ठीक है, तो महात्मा गांधी महिलाओं को लेकर क्या सोचते थे ये आपको जानना है। ये मैंने पर्सनल लाइफ बताया महात्मा गांधी का थोड़ा सा। नेक्स्ट, गांधीयन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। गांधी जी पर्यावरण विकास के बारे में किस तरह से बोले हैं, स्वच्छता के बारे में क्या बोले हैं, ये सब कुछ जानना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो यहाँ पे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन आएंगे, ये आपको खुद करना है। हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे केवल। ठीक है, मतलब क्लास लॉन्ग आंसर टाइप का केवल चलेगा, शॉर्ट आंसर टाइप का नहीं चलेगा। आपको खुद पढ़ना होगा शॉर्ट आंसर टाइप। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप 30 क्वेश्चन है।
पहला प्रश्न है कि गांधीवादी विचार के प्रमुख स्रोतों की विस्तार से चर्चा कीजिए। ठीक है, गांधीवादी विचार, हम लोग बोलते हैं कि महात्मा गांधी के मार्ग पे चल रहा है, ये गांधीवादी हो गया है। मतलब गांधीवादी मतलब हमेशा सही के रास्ते पे चलूँगा। ठीक है, थोड़ा सा भी गलती नहीं करूँगा, चाहे मेरा खटिया खड़ा हो जाए ना। व्यक्ति क्या बोलता है कि चाहे इसका खटिया खड़ा हो जाए लेकिन ये गलत मार्ग पे नहीं चलेगा, उसी को बोलते हैं गांधीवादी विचारधारा वाले लोग। ठीक है, नेक्स्ट, तो महात्मा गांधी का चिंतन किसी एक विचारधारा या धर्म पर आधारित नहीं है। उनके विचार जो हैं निर्माण भारतीय धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं के साथ पश्चिमी चिंतक और व्यक्तिगत अनुभव से जुड़ा हुआ है। ठीक है, पश्चिमी मतलब वेस्टर्न, जितने भी कंट्रीज हैं यूरोपियन कंट्रीज, उनके साथ भी मिलता जुलता है। गांधी ने विभिन्न स्रोतों से उपयोगी विचार ग्रहण किए और अपने जीवन और सामाजिक राजनीतिक संघर्ष में इसको लागू भी किया। पहला है, महात्मा गांधी को स्रोत मिलता था भगवत गीता से। भगवत गीता यह महाभारत का भाग है जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए हैं। ठीक है, भगवत गीता गांधी जी के जीवन और विचार का महत्वपूर्ण स्रोत थी। गीता से उन्होंने निष्काम कर्म योग, यानी कि ऐसा काम जो बिना फल की इच्छा के, ठीक है, मुझे अच्छा फल मिलेगा, मुझे बुरा फल मिलेगा, इस चिंता को छोड़ दीजिए और काम कीजिए, इसी को बोलते हैं निष्काम कर्म। ठीक है, आत्म संयम, यानी कि स्वयं पे संयम रखना है। ठीक है, कोई कुछ भी कहे अपने आप पे कंट्रोल रखे, अहिंसा नहीं करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कर्तव्य, मेरा क्या कर्तव्य है, सत्य के प्रति निष्ठा। ठीक है, ये महात्मा गांधी के प्रेरणा के स्रोत थे, जो इनको कहाँ से मिला है, भगवत गीता से मिला है। गांधी के लिए कर्म का उद्देश्य व्यक्ति का लाभ होकर, ठीक है, लाभ मतलब मेरा पर्सनल लाभ हो या ना हो, इससे हमको कोई फायदा नहीं, लोक का कल्याण होना चाहिए, ये महात्मा गांधी चाहते थे। ठीक है, व्यक्तिगत लाभ न होकर लोक कल्याण पर जोर देते थे। तो ये भगवत गीता से ज्ञान इनको मिला। ठीक है, पहला स्रोत। महात्मा गांधी कई बार ये भी बोलते थे कि भगवत गीता मेरी दूसरी माँ है। ठीक है, जब भी मैं बोलते थे कि जब भी मैं विषम परिस्थिति में पढ़ता हूँ, मुझे निष्कर्ष नहीं मिलता है कि मैं क्या करूँ और क्या ना पढ़ूँ, तो मैं भगवत गीता पढ़ लेता हूँ, ऐसा महात्मा गांधी कहते थे। नेक्स्ट, दूसरा, महात्मा गांधी बौद्ध और जैन परंपराओं की किताब पढ़ते थे। ठीक है, जैन धर्म आपको मालूम है महावीर स्वामी, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध। तो जैन धर्म अहिंसा और बौद्ध धर्म की करुणा ने गांधी के अहिंसा संबंधी विचारों को प्रभावित किया। गांधी जी ने अहिंसा को केवल धार्मिक सिद्धांत न मानकर सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष का साधन माना। ठीक है, तीसरा है उपनिषद और भारतीय आध्यात्मिक परंपरा। गांधी जी ने उपनिषद और भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का ज्ञान रखें और इनसे गांधी जी की आत्मा, सत्य, नैतिकता और समस्त प्राणियों की एकता भावना हुई। इससे उनके सर्वधर्म समभाव, यानी कि सभी धर्मों की सम्मान करना, ठीक है, और मानव एकता के विचार को मजबूती मिला उपनिषद और भारतीय आध्यात्मिक परंपरा से। ईसाई धर्म और यीशु मसीह के विचार से क्या मिला महात्मा गांधी को, तो ईसाई धर्म और यीशु मसीह के विचार से महात्मा गांधी को सीख मिली कि इन्होंने ईसाई धर्म की प्रेम, क्षमा और त्याग की शिक्षाओं से प्रभावित हुए महात्मा गांधी। विशेष रूप से यीशु के प्रेम और आत्म बलिदान के विचार ने उनके नैतिक चिंतन को प्रभावित किया। लियो टॉल्स्टॉय क्या बोलते हैं, टॉल्स्टॉय की पुस्तक है द किंगडम ऑफ गॉड इज विथ इन यू ने गांधी को गहराई से प्रभावित किया। गांधी ने अहिंसा, प्रेम और नैतिक प्रतिरोध की भावना को टॉल्स्टॉय के विचार से भी ग्रहण किए। जीन रस्किन, तो रस्किन की अनटू द लास्ट एक किताब का नाम है, रस्किन बॉन्ड अनटू द लास्ट, ने गांधी के अत्यधिक प्रभावित हैं। महात्मा गांधी के से अनटू द लास्ट के लेखक जॉन रस्किन बहुत ज़्यादा महात्मा गांधी को मानते थे, उनसे प्रभावित हुए। उन्होंने श्रम की गरिमा, आर्थिक समानता और सर्वहित की प्रेरणा मिली। इसी प्रभाव से गांधी ने सर्वोदय की धारणा विकसित की, यानी कि सभी का उदय हो। ठीक है,
एक है हेनरी डेविड थोरो। तो ये टॉपिक जो है काफ़ी थोड़ा सा टफ टॉपिक माना जाएगा, जो विचार है महात्मा गांधी के इसमें। अगर आप इस टॉपिक में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको राइटर सबको नाम याद करना होगा, ठीक है। तो हेनरी डेविड थोरो क्या बोलते हैं, इन्होंने सिविल डिजोबीडियंस यानी कि सविनय अवज्ञा के विचार ने गांधी के सत्याग्रह और न्यायपूर्ण कानूनों के शांतिपूर्ण विरोध को वैचारिक आधार देने में सहायता की। आपको मालूम है 1930 में महात्मा गांधी ने सिविल डिजोबीडियंस मूवमेंट निकाला था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, यानी कि विनय के साथ आंदोलन करेंगे, ठीक है, जो 1932 तक चला था। इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हेनरी डेविड थोरो। नेक्स्ट आता है व्यक्तिगत अनुभव। तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी वकालत करते थे, आपको मालूम होगा 1914 में महात्मा गांधी या 1915 में भारत आए थे, याद नहीं है एग्जैक्ट डेट 1914 था या 15 था। तो दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव का अनुभव गांधी के राजनीतिक चिंतन का महत्वपूर्ण स्रोत बना। उन्होंने अन्याय के विरुद्ध अहिंसक संघर्ष का प्रयोग वहीं विकसित किया। गांधीवादी विचार भारतीय आध्यात्मिकता, पश्चिमी नैतिक चिंतन और व्यक्तिगत अनुभव का समन्वित परिणाम है। गांधी ने विभिन्न स्रोतों से विचार ग्रहण करके उन्हें सत्य, अहिंसा और आत्मसंयम और मानव कल्याण के बड़े व्यापक सिद्धांत के रूप में परिवर्तन किया। आपको समझ में नहीं आया होगा बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। ये टॉपिक ही है विचारधारा का। तो विचारधारा वाले जितने भी टॉपिक है ना, जैसे कि बोला गया है गांधीवादी के प्रमुख विचार के स्रोत के बारे में बताइए। तो महात्मा गांधी के विचार कैसे बने, तो महात्मा गांधी ने कुछ किताबें पढ़ी और महात्मा गांधी से कुछ लोग प्रभावित हुए। ओके, नेक्स्ट अगला जाता है सत्य और अहिंसा की अवधारणा को विस्तार से समझाइए। सत्य और अहिंसा, गांधी जी की सत्य और अहिंसा की अवधारणा के बारे में बताइए। तो महात्मा गांधी एक वर्ड बोलते थे, सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर सत्य है, ठीक है, सत्यम शिवम सुंदरम। वो टॉपिक थोड़ा सा अलग हो जाता है बट इसी से जुड़ा हुआ है। गांधी जी दर्शन के दो सबसे महत्वपूर्ण आधार मानते हैं, सत्य और अहिंसा, ठीक है। सत्य और अहिंसा गांधी जी के दो सबसे बड़े हथियार हैं। तीन को बोल सकते हैं, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह। गांधी के अनुसार सत्य अहिंसा एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। सत्य लक्ष्य है और अहिंसा उस लक्ष्य तक पहुंचने का प्रमुख साधन है। सत्य की अवधारणा, सत्य, गांधी के लिए सत्य केवल सच बोलना नहीं था, सत्य जीवन का सबसे ऊंचा नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य था। गांधी ने अपने जीवन में सत्य की खोज को निरंतर प्रक्रिया माना, ठीक है, वो हमेशा सत्य की खोज किए। वे सत्य को ईश्वर से जोड़ते थे और बाद में उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि ईश्वर सत्य है, ये भी अत्यधिक उपयुक्त है और सत्य ही ईश्वर है, ठीक है, ये गांधी जी का मानना था। अहिंसा की अवधारणा, महात्मा गांधी अहिंसा के मार्ग पे चलते थे, यानी कि हिंसा ना करना, केवल शारीरिक रूप से किसी को चोट पहुंचाना नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी, मन से भी किसी को बुरा अगर बोल दिया, उसको मन में बुरा लग गया तो ये आपका क्या हुआ, मानसिक चोट पहुंच रहा है, ठीक है, तो ये भी अहिंसा है। किसी को आप गाली गलौज कर दिए, ठीक है, माँ बहन तेरी मेरी करके सुना दिए, तो उसके जो मन में जो दुख हुआ ना, वो भी आपका अहिंसा कहलाता है, समझे। चलिए, तो वचन, मन, वचन और कर्म, ये तीन चीज़ है। अगर किसी व्यक्ति को मन, वचन या कर्म से किसी प्रकार या जानबूझकर हानि पहुंचाते हैं, ठीक है, या नुकसान देते हैं, तो यह अहिंसा कहलाता है। इसमें प्रेम, करुणा, क्षमा और विरोधी के प्रति सम्मान शामिल है, ठीक है। तो क्या होता है, अहिंसा, इस सब से आपको बचना है, ठीक है। मन, वचन और कर्म से, मतलब मन से हो या वचन से हो या कर्म से, किसी को भी ना ठेस नहीं पहुंचाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सत्य और अहिंसा का संबंध। तो गांधी जी के अनुसार सत्य की प्राप्ति अहिंसक साधनों से होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि आपको जो सत्य मिलेगा वो अहिंसा के साधन से होनी चाहिए। लक्ष्य अच्छा हो लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए हिंसक साधन न अपनाएं, ठीक है।
हिंसक मतलब लड़ाई झगड़ा मारपीट का प्रयोग ना करें। ठीक है। नेक्स्ट, राजनीतिक महत्व। गांधी ने सत्य और अहिंसा को स्वतंत्र आंदोलन में लागू किया। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, इन सभी आंदोलन में महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया है। ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी भी प्रश्न का आंसर कीजिएगा तो थोड़ा सा सबसे पहले टॉपिक में महात्मा गांधी का परिचय लिख दीजिएगा कि महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता माना जाता है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी के गुजरात के पोरबंदर में हुआ। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्मदिन को संपूर्ण भारत में स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। ये सब आपको लिखना होगा स्टार्टिंग में। ठीक है। और महात्मा गांधी सदैव सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग पे चलते थे। ठीक है। महात्मा गांधी के सबसे बड़े आंदोलन की बात करें तो महात्मा गांधी ने 3 सबसे बड़े आंदोलन किए। पहला है 1920 असहयोग आंदोलन, इंग्लिश में बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्या? असहयोग, यानी कि सहयोग नहीं देना है अंग्रेजों को। ना हम अंग्रेजी सामान खरीदेंगे, ना उनके पास पैसा जाएगा, ना उनका सहयोग होगा, तो इसी को बोलते हैं असहयोग आंदोलन। ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा 1930 में होता है, जिसको बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिजोबीडियंस मूवमेंट, जिसको नमक सत्याग्रह या नमक कानून या डांडी यात्रा भी कहते हैं। 1930 से 32 तक चला था, जिसमें अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगा दिया था। इसी कारण यह आंदोलन महात्मा गांधी लड़े थे। और गुजरात के अहमदाबादी साबरमती आश्रम से लेकर के गुजरात का डांडी नाम का एक समुद्र के किनारे स्थित है, डांडी एक ज़िला है समुद्र के किनारे, तो वहाँ पे जाएं और खुद जाके अपने हाथों से नमक बनाएं और नमक कानून को तोड़ा। इसीलिए आज तक नमक पर टैक्स नहीं लगता है। नहीं तो क्या लगता है आपको, नमक 25 रुपये किलो मिल जाएगा गुजरात और आंध्र प्रदेश और समुद्र के किनारे से आके झारखंड में आपको 25 रुपये किलो मिलेगा, तो इस पर टैक्स नहीं लगता है। ठीक है। क्योंकि महात्मा गांधी ने इसके लिए आंदोलन किया था अंग्रेजों के साथ। नमक सत्याग्रह 1942 में एक आंदोलन होता है, जिसको बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। इसी में महात्मा गांधी बोलते हैं कि करो या मरो अंग्रेजों, भारत छोड़ो। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, क्लास करके आता हूँ, फिर क्लास मतलब एग्ज़ाम दे गया हूँ अभी मैं खुद, और आप लोग का फिर क्लास लेके फिर मैं अपना पढ़ाई करूँगा, मेरा भी एग्ज़ाम चल रहा है। ठीक है। चलिए यार, खाना खाने के बाद ना पेट में गैस बन जाता है। शहर में रहने का ना बहुत घाटा है। शहर में रहने से ना खेलने कूदने का जगह नहीं मिल पाता है, अच्छा से घूमने का जगह नहीं, और बाहर का खाना भी आपको सही से नहीं मिलेगा, मसाला वगैरह। ठीक है। सबसे मेन चीज़ होता है घूमने का जगह नहीं मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप लोग अगर पीजी करना चाहेंगे या बीएड करना चाहेंगे या जॉब करेंगे तब तो फिर शहर में जाना ही होगा। ठीक है। मैं कहूँगा सबसे अच्छा बिजनेस कीजिए जहाँ है वहीं पे, और हाँ हो सके तो बाहर भी निकलिए, लेकिन अगर पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो घर पे ही रह के करें, क्योंकि बाहर जाके कीजिएगा ना तो फिर आपको तो सोच लीजिए रूम वगैरह लेना होगा, खाना पीना करना होगा, खुद से बर्तन वगैरह धोना होगा। मेरा तो हेल्प हो जाता है। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है, सत्याग्रह क्या है? गांधीवादी दर्शन में इसके सिद्धांत और महत्व की चर्चा करें। सत्याग्रह को बोलते हैं सत्य के लिए आग्रह। ठीक है। सत्य के लिए आग्रह। तो गांधीवादी राजनीतिक और नैतिक दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है सत्याग्रह। सत्याग्रह का सामान्य अर्थ है सत्य के लिए आग्रह या सत्य पर दृढ़ होना, सत्य पर डटे रहना, सत्य के मार्ग पे चलना चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, इसी को बोलते हैं सत्याग्रह। ठीक है। गांधी ने इसे अन्याय के विरुद्ध अहिंसक प्रतिरोध की पद्धति के रूप में विकसित किया। सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत है सत्य, सत्याग्रह का संघर्ष सत्य पर आधारित होना चाहिए, अहिंसा। सत्याग्रह अहिंसा पर आधारित होता है, यानी कि सत्याग्रह में हिंसा का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक। और विरोधी को शरीर या मानसिक रूप से नष्ट करना का उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि उनके सिद्धांतों को दिखाना होता है कि आप ये गलत कर रहे हैं और उसको सुधार करना होता है। आत्म बलिदान, सत्याग्रही स्वयं कष्ट सहने के लिए तैयार रहता है, वह दूसरों को कष्ट देकर अपना उद्देश्य प्राप्त नहीं करता। ठीक है, कि दूसरों को हम कष्ट देंगे और अपना उद्देश्य प्राप्त करेंगे। निर्भयता,
यानी कि सत्याग्रही को अन्याय और सत्ता का भय नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि हमको सत्ता नहीं मिलेगा या मेरे साथ अन्याय होगा, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। विरोधी के प्रति सम्मान, सत्याग्रह का उद्देश्य जो आपका विरोधी है, विरोधी को अपमानित करना नहीं है, बल्कि उसके विवेक को जागृत करना है। महात्मा गांधी का रूल देखें ना कि एक हाथ में थप्पड़ मारो तो दूसरा गला दो, लेकिन वो सही नहीं है भाई। इसका मतलब ये नहीं कि आपको गाल में थप्पड़ मार देना है, ठीक है? नहीं, इसका अर्थ ये है कि उसका सही जवाब देना है आपको। ठीक है, लेकिन उसको मन वचन कर्म से हिंसा नहीं पहुंचाना है, वो कहना है इनका। सत्याग्रह और स्वतंत्रता आंदोलन, तो गांधी ने दक्षिण अफ्रीका सत्याग्रह का प्रयोग किया। भारत में उन्होंने इसे व्यापक जन आंदोलन का रूप दिया और चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर, नमक सत्याग्रह, ये सब किए। सत्याग्रह का महत्व, तो सत्याग्रह से सामान्य जनता राजनीतिक संघर्ष में भाग लेने का अवसर दिला। और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्या हुआ कि नेताओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि किसानों, मजदूरों और महिलाओं को सामान्य नागरिक तक पहुंचाया गया। देखिए अब आता है यूनिट 2, लेकिन हम लोग यूनिट 2 करने से पहले 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, क्योंकि मेरा एक सिद्धांत है कि मैं जब भी क्लास लेता हूँ लॉन्ग 20 मिनट 25 मिनट से ज़्यादा, ठीक है, मतलब 40 मिनट के आसपास लूँगा, तो 5 मिनट का ब्रेक लूँगा, क्योंकि हमारी आंखें थक जाती हैं, हमारा ब्रेन थक जाता है, हमको रिफ्रेश होने की ज़रूरत होती है। तो जाइए टॉयलेट से आइए, पानी वानी पी के आइए, 5 मिनट वीडियो को रोक दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, तो शुरू करते हैं अब हम लोग यूनिट 2। यूनिट 2 में है, देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, स्वराज की अवधारणा को विस्तार से समझाइए। ठीक है, स्वराज, स्वराज मतलब अपना राज्य, स्व मतलब होता है स्वयं, राज मतलब राज करना। ठीक है, तो गांधी जी की ग्राम स्वराज, गांव में अपना शासन, इसको विस्तार से समझाना है। देखिए गांधी जी ग्राम स्वराज गांधी के राजनीतिक आर्थिक चिंतन का महत्वपूर्ण अवधारणा है। ऐसे भारत, गांधी ऐसे भारत की कल्पना करते थे जिसमें गांव आत्मनिर्भर हो, स्वशासित हो, लोकतांत्रिक और सामाजिक रूप से इकाइयों में हो। महात्मा गांधी कुटीर उद्योग को बढ़ावा देते थे, कुटीर उद्योग जिसमें गांव में छोटे छोटे फैक्ट्री बसें। ठीक है, आत्मनिर्भरता, गांव अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति स्थानीय संसाधनों और श्रम से करने का प्रयास करे, उसके शहर जाने की जरूरत ना हो। विकेंद्रीकरण, गांधी सत्ता को केंद्र में सीमित रखने के पक्ष में नहीं थे। महात्मा गांधी बोलते थे कि सत्ता को केंद्र में मत रखो, वे राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों को गांव तक पहुंचाना चाहते थे। और तब त्रिस्तरीय, केंद्र में मतलब रखना है कि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट काम करे और गांव का आदमी दिल्ली, हर कोई तो नहीं पहुंच पाएगा, तो दिल्ली तक नहीं रखना है आपको, गांव से बड़े शहर, राज्य की राजधानी, और राज्य की राजधानी से फिर जिला, और जिला से फिर आपको प्रत्येक ब्लॉक, और ब्लॉक से फिर प्रत्येक पंचायत में पहुंचाना है। अभी जो पहुंच गया ना, ये इसी को बोलते हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी कि बहुत सारे केंद्रों में सत्ता को बांट देना, पंचायत, ठीक है, ब्लॉक, ब्लॉक से होता है अनुमंडल, अनुमंडल से फिर जिला, जिला से फिर राज्य, राज्य से फिर दिल्ली। समझे, कोई भी काम सरकार इस तरह से अब बांटती है। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत, स्थानीय स्थानीय शासन में ग्राम पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। गांव के लोग अपने स्थानीय मामला किसको सुनाएंगे, ग्राम पंचायत को। ठीक है, कुटीर उद्योग, महात्मा गांधी बेरोजगारी दूर करने के लिए चरखा चलाते थे। खादी, आपको मालूम महात्मा गांधी अपने जीवन में जितने भी वस्त्र पहने हैं भारत आने के बाद, वो सब खुद ब खुद अपने हाथों से बनाते थे, चरखा चला के। ठीक है, तो कुटीर उद्योग को महत्वपूर्ण भूमिका दी है महात्मा गांधी, और बोले हैं कि भाई घर पे ही कोई छोटा मोटा धंधा करो, बाहर जाके काम करने से अच्छा है। ठीक है, ताकि हमको बाहर से कुछ एक्स्ट्रा ज़रूरत ना पड़े। नेक्स्ट, सामाजिक समानता, ग्राम स्वराज में जातिगत भेदभाव, क्या बोला गया है कि ग्राम स्वराज में जातिगत भेदभाव, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, सामाजिक शोषण का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अमीर हों, गरीब हों, आप नीची जाति के हों, आप ऊंची जाति के हों, ये सब दूर करना है।
नैतिक स्वतंत्रता। गांधी ने लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित नहीं रख के उसमें नागरिकों की सक्रिय भागीदारी, मतलब कि बोलते थे कि नैतिक लोकतंत्र में महात्मा गांधी केवल आम आदमी केवल चुनाव देने के लिए नहीं है, मतलब वोट देने के लिए नहीं, बल्कि खुद चुनाव में खड़ा हो और महिलाओं को भी आगे करे। ठीक है, देखिए वोट देने का तो एज कितना है, 18 साल, लेकिन चुनाव अगर आप लड़ना चाहते हैं ग्राम पंचायत जैसे कि वार्ड मुखिया सरपंच ये सब, तो 21 साल उम्र होनी चाहिए। और यदि आप एमएलए यानी कि विधायक और एमपी बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष। कितना, 25 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकेंद्रीकरण और आत्मनिर्भर गांव के संबंध में गांधी जी के विचार क्या हैं, ये बताइए। विकेंद्रीकरण और आत्मनिर्भर। ठीक है, विकेंद्रीकरण वही मतलब सत्ता का अलग अलग केंद्रों में बांट देना। ठीक है, जैसे कि दिल्ली हमारा केंद्र है, देश की राजधानी, फिर प्रत्येक राज्य की राजधानी में जाएगा, फिर वो जिला में जाएगा, फिर जिला से ब्लॉक में जाएगा, ब्लॉक से फिर पंचायत में। तो ये आपका विकेंद्रीकरण करने को अभी हम लोग इसी को जानेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा कि गांधी भारतीय समाज, अच्छा क्वेश्चन अरे यार आराम से, विकेंद्रीकरण और आत्मनिर्भर गांव दो को वर्ड है, एक है विकेंद्रीकरण यानी कि अलग अलग केंद्रों में बांटना, दूसरा है आत्मनिर्भर गांव यानी कि कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना है। ठीक है, गांव में ही रोजगार खोजना है, ये सब के बारे में आपको लिखना है। तो इसमें आप बताइएगा, गांधी भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए विकेंद्रीकरण और ग्राम आत्मनिर्भर को आवश्यक मानते हैं कि ये जरूरी है, तभी जाके हमारा गांव आत्मनिर्भर बनेगा। ठीक है, और स्वरोजगार को और स्वशासन को बढ़ावा मिलेगा। उनका मानना था कि अत्यधिक केंद्रीकरण से राजनीतिक और आर्थिक शक्तियां कुछ लोगों तक सीमित रह जाएगी। ठीक है, इसलिए राजनीतिक विकेंद्रीकरण गांधी जी चाहते थे। क्या चाहते थे? गांधी चाहते थे कि स्थानीय लोग अपने गांव के प्रशासन में सक्रिय भूमिका निभाएं। पंचायतों को स्थानीय शासन की महत्वपूर्ण इकाई माना जाना चाहिए। ठीक, आर्थिक विकेंद्रीकरण की बात करें तो आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण बेरोजगारी और असमानता को बढ़ा जा सकता है। ठीक है, इसलिए गांधी ने छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग और स्थानीय उत्पादन को महत्व दिया है। ठीक है, खादी और चरखा, महात्मा गांधी खादी के वस्त्र पहनने बोलते थे और कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिए। चरखा तो आजकल के ज़माने में नहीं है चलाएगा आदमी। आत्मनिर्भर गांव, सामाजिक पक्ष, ये पक्ष क्या है? तो इसमें आपको देखिए, गांव केवल कुटीर उद्योग देगा वो सब ठीक है, लेकिन आपको शिक्षा भी देनी है। महात्मा गांधी ने एक नया योजना चलाया था शिक्षा के लिए, नई तालीम। क्या कहा जाता है इसको? नई तालीम या बुनियादी शिक्षा इसको कही जाती है। नई तालीम या बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी ने चलाया था और बोले थे कि प्रत्येक व्यक्ति को इतनी शिक्षा दी जाए, कम से कम इतनी कि वह गांव में रह के अपना जीवन यापन कर सके। गांधी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। ठीक, ट्रस्टीशिप मतलब विश्वास। ट्रस्टीशिप गांधी का महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत है। इसका उद्देश्य धन और संपत्ति के अत्यधिक असमान वितरण की समस्या को अहिंसक और नैतिक तरीके से संबोधन करना है। ठीक है, इसमें ट्रस्टीशिप का मूल विचार वर्ग संघर्ष का विकल्प, जो अमीर और गरीब आपस में लड़ते रहते हैं, इसको खत्म करना है। सामाजिक न्याय लाना है। ठीक है, अहिंसक आर्थिक व्यवस्था, सीमाएं और निष्कर्ष। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट 3 का। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है महिलाओं के संबंध में गांधी के विचारों तथा समाज और राष्ट्र आंदोलन में उनकी क्या भूमिका थी। तो महिला का समानता मिले, ठीक, सभी क्षेत्रों में। स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी निभाई महिलाओं ने, सामाजिक सुधार हुआ, शिक्षा, आत्मनिर्भरता, जागरूकता, यही सब बताना है। ठीक है, फिर है गांधीवादी आंदोलन में महिलाओं की भूमिका क्या थी। तो महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन चलाएं, नमक सत्याग्रह चलाएं, ठीक है, खादी आंदोलन, सामाजिक सुधार आंदोलन, इन सब में महिलाओं की भागीदारी रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीवादी विकास मॉडल का विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। गांधीवादी विकास मॉडल आधुनिक विकास की उस धारणा से अलग है जिसमें केवल उत्पादन होता है। नहीं, यहाँ पे उत्पादन आर्थिक गतिविधि के साथ साथ मनुष्य का कल्याण और सामाजिक न्याय, नैतिक जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब को महत्व दिया गया है इसमें। ठीक है, यह मानव केंद्रित विकास, इस सब के बारे में बताया गया है यार। अंतिम क्वेश्चन है, पर्यावरण और सतत विकास के संबंध में गांधी के विचारों को बताना है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, क्वेश्चन मात्र 10 है, यही आप कर लीजिए, काफ़ी है। हाँ, आंसर छोटा छोटा है ना, आप बोलिएगा भैया आंसर तो बहुत छोटा छोटा है, छोटा छोटा है, नोट्स बनाइए, इसीलिए मैं बोला हूँ। अधिक पढ़ना है तो फिर आप गूगल का सहारा लीजिए, इंटरनेट से पढ़ लीजिएगा अधिक, ठीक है। लेकिन 10 क्वेश्चन आप पक्का ये सब कर लीजिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेंगे, ठीक है। प्रश्न है, पर्यावरण और सतत विकास के संबंध में गांधी के विचारों की चर्चा करें। तो पर्यावरण और सतत विकास, गांधी ने आधुनिक अर्थों में पर्यावरण विज्ञान का व्यवस्थित सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया था, लेकिन उनके संयम, सीमित उपभोग, स्वावलंबन, प्रकृति के प्रति सम्मान और विकेंद्रीकरण अर्थव्यवस्था संबंधी विचार आज के पर्यावरण चिंतन से गहराई से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसमें सीमित उपभोग, प्रकृति के प्रति सम्मान, स्थानीय अर्थव्यवस्था, कुटीर उद्योग, सतत विकास, इन सब के बारे में बताना है और खुद से लिख देना है कि पर्यावरण को हम लोग किस तरह से बचा सकते हैं। अपना नॉलेज का प्रयोग करना है। इसमें आप थोड़ा सा जोड़ तोड़ के भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि कुछ भी ईस्वी सन और डेटा उटा नहीं लिखना है, ठीक है। अपने विचार लिखने हैं, थॉट्स, महात्मा गांधी के बारे में विचार आपके क्या है, महात्मा गांधी के क्या विचार हैं, उसमें अपने भी विचार जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप इसमें पास हो जाइएगा, बस लिखना है इस पेपर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करेंगे, हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो नेक्स्ट डे करेंगे, ग्लोबल पॉलिटिक्स यानी कि वैश्विक राजनीति, मेजर पेपर 17। इसमें हम लोग पढ़ेंगे विश्व के बारे में, विश्व के प्रमुख मुद्दे जैसे कि ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, क्या होता है, विश्व बैंक क्या है, विश्व व्यापार संगठन क्या है, ठीक है। कॉन्टेम्प्रोरी, वर्तमान समय में विश्व में क्या क्या घटनाएं हुई, जैसे कि आपने सुना होगा 9/11 की घटना, ठीक है। और विश्व में पर्यावरण समस्या, ग्लोबलाइजेशन हो गया, वैश्वीकरण हो गया, ठीक है, विश्व का जो तापमान बढ़ रहा है, इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। ज्ञान सागर ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, जो लोग इंस्टॉल नहीं किए हैं, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप रांची यूनिवर्सिटी और एनपीयू का कोर्स ले लीजिएगा। ओके, बाय, जोहार।